Welcome back, student, in the e-learning platform of GS College of Commerce, Varda. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. Today we would be discussing about second numerical problem of holding company only own subsidiary. In this question link given description box, you download it, read it and solve with me. तो ये एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है दो कंपनी के बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और आंसर में हमें क्या बनाने वाले हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने से पहले कुछ वर्किंग हमें बनानी पड़ते हैं, तो वह वर्किंग का कैलकुलेशन हम यहाँ पर पहले समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल को पढ़ लेता हूँ यहाँ तक कि मैं ये समझ लेता हूँ कि इसमें से होल्डिंग कंपनी कौन सी है और सब्सिडरी कंपनी कौन सी है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट of H Limited and S Limited। बैलेंस शीट गिवन है और एज ऑन 31 मार्च 2009। तो बैलेंस शीट में गिवन है लायबिलिटीज असेट्स, उसके बाद गिवन है पैराग्राफ में शेयर्स वेयर्स एक्वायर बाय H Limited ऑन 30 सितंबर 2008। इसका मतलब होल्डिंग कंपनी कौन सी है, H लिमिटेड, क्योंकि H लिमिटेड ने क्या किया है, यहाँ पे शेयर्स एक्वायर कर लिया है। तो H लिमिटेड हो गई होल्डिंग कंपनी और रिमेनिंग जो कंपनी बची है वो क्या बनेंगे, सब्सिडरी कंपनी। तो यहाँ पे क्लियर हो गई होल्डिंग कंपनी कौन सी है और सब्सिडरी कंपनी कौन सी है। उसके बाद गिवन है यस लिमिटेड ट्रांसफर ₹5,000 फ्रॉम द प्रॉफिट टू रिजर्व ऑन 31 मार्च 2009। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यहाँ पर हमें क्या प्रिपेयर करना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यहाँ पर बनानी है। तो चलो सबसे पहले हम वर्किंग बनाते हैं। सबसे पहला वर्किंग जो है ओनली ओन है, तो यहाँ पे माइनॉरिटी रेशो, मेजोरिटी और माइनॉरिटी रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी कल के एग्जाम्पल में हमने देखा भी था, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पहला जो वर्किंग बनता स्टेप नंबर 1 हमारा, स्टेप नंबर 1 में क्या बनता हमारा, मेजोरिटी रेशो। मेजोरिटी रेशो या फिर फुल्ली ओन कंपनी है तो मेजोरिटी रेशो क्या रहेगा, 100%। मेजोरिटी रेशो जो रहेगा कितना रहेगा, 100%। सेकंड स्टेप नंबर 2 में हमारे पास आएगा क्या, माइनॉरिटी रेशो। माइनॉरिटी रेशो अभी मेजोरिटी अपने पास है तो माइनॉरिटी के पास कुछ बचेगा क्या, नहीं, 0%, क्योंकि मेजोरिटी अपने पास 100% है, 100% है। स्टेप नंबर 3 में हम निकालते, स्टेप नंबर 3 में यहाँ पर क्या निकालते, कैपिटल प्रॉफिट। यहाँ पे हम निकालते कैपिटल प्रॉफिट और इस कैपिटल प्रॉफिट को हम कहते हैं प्री एक्वाजिशन पीरियड या प्रॉफिट। प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट हम इसे कहते हैं। तो उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो बैलेंस शीट में गिवन है हमारे पास जो क्या क्या गिवन रहेगा, रिजर्व और जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो हमारा क्या बनेगा, कैपिटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे पहले ओपनिंग बैलेंस हम लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस गिवन है रिजर्व का, रिजर्व हमारे पास गिवन है। सबसे पहले आएगा रिजर्व। टोटल रिजर्व कितना गिवन है, टोटल रिजर्व गिवन है हमारे पास 10,000। टोटल रिजर्व कितना गिवन है, 10,000। बट नीचे जो एडजस्टमेंट गिवन है वहां पे बोला है कि यस लिमिटेड ने ट्रांसफर किया है 5,000 फ्रॉम द प्रॉफिट टू रिजर्व। मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट हमने कहां पर ट्रांसफर कर दिया था, ये रिजर्व का ट्रांसफर कर दिया था। ये रिजर्व ओपनिंग बैलेंस कितना है, टोटल 10,000 था, इसमें से इस ईयर कितना ऐड हो गया, 5,000। 10,000 है, इसका मतलब इस ईयर कितना ऐड हो गया, 5,000। तो जो रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था, तो टोटल था हमारे पास 5,000। ये था ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले हम क्या निकालते, ओपनिंग बैलेंस। कैसे निकालते, क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस निकालते। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो रिजर्व को हमने ट्रांसफर किया है, लास्ट वाले एडजस्टमेंट में गिवन है कि यस लिमिटेड ने ट्रांसफर कर दिया 5,000 फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट में का हिस्सा किसमें ट्रांसफर कर दिया हमने, टू रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया था। इसीलिए यहाँ पर का जो प्रॉफिट का हिस्सा था हमने यहाँ पर अलग निकाल दिया। मतलब टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया हमारा जो प्रॉफिट था वो हो गया 5,000। ये हो गया रिजर्व वाला। दूसरा हमारा बनता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट वाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट वाला। यहाँ पर वो बैलेंस गिवन है कितना, 10,000 और ये रिजर्व, ये प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा टोटल 5,000। मतलब हमारा जो टोटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो टोटल कितना बन जाएगा, 15,000। यहाँ पे हम टोटल करते हैं 15,000। जो टोटल हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस था 10,000 क्लोजिंग का है, इसमें से हमने बीच में 5,000 का
जो प्रॉफिट था वो कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया था, रिजर्व पर ट्रांसफर कर दिया था। बट वो हमारा इस ईयर का करंट ईयर का प्रॉफिट है तो रिजर्व से हमने कट कर दिया और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऐड कर दिया। तो टोटल कितनी होगी 15,000। यहाँ पर हम निकालते हैं प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड। यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड। तो उसको कैसे निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पर करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा ईयर लिख देते हैं, कब है, शुरुआत कब हुई थी 1 अप्रैल, क्लोजिंग डेट कब है 31 मार्च, डेट ऑफ एक्वाजिशन कब है 30 शायद 30 सितंबर, मतलब 1 अक्टूबर भी लिख सकते हो आप यहाँ 30 सितंबर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्री और ये हो जाएगा पोस्ट। तो प्री का कितना आएगा, अप्रैल से लेकर सितंबर तक टोटल 6 मंथ, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, टोटल 6 मंथ। तो हमारा जो कैलकुलेशन है 12 में से प्री का मतलब प्री एक्वाजिशन का मतलब कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट कितना रहेगा 6 मंथ का। तो टोटल 12 मंथ में हमने कितने कमाए 15,000। तो इसमें से 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारा हो जाएगा 7,500। ये हो गया हमारा कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कितना बचा 7,500। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12,500। ये हो जाएगा हमारा कैपिटल प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल प्रॉफिट। देन उसके बाद हम स्टेप नंबर 4 निकालते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट। स्टेप नंबर 4 में हम क्या निकालते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट, जिसको हम कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं, पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट। जिसको हम कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं, पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट पीरियड कितना हो गया 6 मंथ का, 30 सितंबर से मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक टोटल हमारा प्रॉफिट था कितना 15,000। 6 मंथ यहाँ पे डिवाइड हो गया, 6 मंथ यहाँ पे डिवाइड हो गया। इसका मतलब यहाँ पर भी 7,500 था, यहाँ पर भी 7,500 था। तो हमारा रिजर्व प्रॉफिट था। टोटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना शो हो रहा है, पीएनएल अकाउंट में शो हो रहा है टोटल 15,000। टोटल कितना शो हो रहा है 15,000। उसमें से हमारा पोस्ट पीरियड का कितना था 6 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारा ये जो भी प्रॉफिट हो जाएगा पोस्ट एक्वाजिशन का प्रॉफिट कितना मिला 7,500। चलो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। हमने पहले मेजोरिटी रेशियो निकाला, ओल्ड फुल्ली था, पूरा के पूरे शेयर एक्वायर कर दिए तो इसलिए 100% आ गया, माइनॉरिटी रेशियो नहीं आएगा। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट हमने निकाल दिया, तो कैपिटल प्रॉफिट टोटल आ गया 12,500। उसके बाद हमने रेवेन्यू प्रॉफिट को भी निकाल दिया, वो भी हमारे पास आ गया 7,500। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 में हम एक तो कैपिटल गुडविल निकालते, नहीं तो कैपिटल रिजर्व, दोनों में से कोई भी एक नाम आ जाता। मतलब एक तो रिजर्व आएगा, नहीं तो कैपिटल गुडविल आएगा, नहीं तो कैपिटल रिजर्व आएगा। तो उसमें से उसको कैसे निकालते, उसके निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ परचेस। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ परचेस गिवन है, तो यहाँ पर बताया है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट इन यस लिमिटेड 5,000 शेयर्स एट कॉस्ट रुपीज 65,000। मतलब कॉस्ट ऑफ परचेस कितनी है हमारी 65,000। नेक्स्ट हमें शेयर्स कितने के मिले, शेयर कैपिटल हमें मिल गया टोटल कितने का 50,000। टोटल कितने का मिल गया 50,000। उसमें से कैपिटल रिजर्व भी हमें मिला, कैपिटल रिजर्व कितने का मिला 12,500। कितने का मिला 12,500। टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 62,500। टोटल कितना हो गया 62,500। प्लस में आया आंसर, प्लस में आ रहा है, कितना है प्लस में 2,500। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगी गुडविल बन जाएंगे हमारे लिए 2,500। ये हो गया हमारा गुडविल का कैलकुलेशन स्टेप नंबर 5। उसके बाद स्टेप नंबर 6 में हम क्या निकालते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं। यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनॉरिटी रेशियो हमारे पास क्या है 0। माइनॉरिटी रेशियो मतलब सभी का सभी जो भी असेट्स और लायबिलिटी है वो किसकी है, हमारी है, मतलब एच लिमिटेड की है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी रेशियो का माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं आएगा। फिर लास्ट में क्या बचेगा, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेप नंबर 6 है हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद रहे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसके बाद स्टेप नंबर
7 हमारी आती है कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले तो हमारा प्रॉफिट लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एच लिमिटेड का प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना है, तो एच लिमिटेड के पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट है 20,000। एच लिमिटेड का पास टोटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट है 20,000 और ये कंपनी में से कितना मिला, तो 7,500। तो यहां पर लिख सकते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यस लिमिटेड का टोटल कितना है 7,500। तो टोटल हमारा ये बन गया कंसोलिडेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना बन गया 27,500। तो यहाँ पर पहले हमने पूरे के पूरे स्टेप निकाल लिए, यहाँ पे जो भी स्टेप हमें नहीं आए मतलब कैलकुलेशन नहीं है फिर भी यहाँ पर लिख लिया ताकि हमको अच्छे से याद रहे। तो पहले हमने मेजॉरिटी रेशियो निकाला, फिर माइनॉरिटी रेशियो निकाला, फिर कैपिटल प्रॉफिट निकाला, फिर रेवेन्यू प्रॉफिट निकाला, उसके बाद गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व आएगा, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आएगा, लास्ट में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। उसके बाद जो भी हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है सभी के सभी असेट्स और लायबिलिटी हम यहाँ पर शो करेंगे। तो पहले लायबिलिटीज गिवन है तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। हमारे पास कौन सा शेयर कैपिटल आएगा, एच लिमिटेड वाला ही आएगा। तो शेयर कैपिटल इन रुपीज 10 ईच, टोटल कितना है 1,20,000। कितना है 1,20,000। नेक्स्ट में गिवन है यहाँ पे हम लिख सकते हैं सरप्लस में हमारे पास गिवन है रिजर्व कंपनी का रिजर्व है 50,000। उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट आया है 27,500। देन उसके बाद एक क्रेडिटर्स हमारे पास आए कौन से 70,000 प्लस 5,000 70,000 हो गए हमारे एच लिमिटेड के और यस लिमिटेड के मिल गए 5,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल टोटल है हमारे पास 5,000 प्लस 5,000 टोटल हो जाएंगे 10,000। मतलब एच कंपनी के 5,000 और यस कंपनी के 5,000 टोटल कितने बन जाएंगे 10,000। यहाँ पे आएंगे फिक्स असेट्स में पहले गुडविल शो होंगी। गुडविल हमारे पास कितनी आई 2,500। गुडविल का जो कैलकुलेशन था वो कितना आया 2,500। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग का कैलकुलेशन है हमारे पास की थी 1 लाख। सेकंड कंपनी की थी 20,000, टोटल बन गई 1,20,000। देन उसके बाद डेटर्स एच लिमिटेड के थे 50,000 और यस लिमिटेड के थे 30,000, टोटल बन गए 80,000। उसके बाद स्टॉक का भी कैलकुलेशन सेम है 50,000 प्लस सेकंड कंपनी के 30,000, टोटल बन जाएंगे 80,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर आएगा नहीं तो टोटल कर देंगे आप, तो टोटल यहाँ पे सेम आ जाएंगी। कितनी, तो टोटल है हमारे पास, अगर टोटल करते हैं बैलेंस शीट की तो टोटल हमारे पास 2,82,500। यहाँ पर भी टोटल आ जाएंगे 2,82,500 और एग्जाम्पल हमारा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है और ओनली ओन सब्सिडरी में इसका कैलकुलेशन इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, ओनली ओन रहेगा तो मेजोरिटी रेशियो 100% रहेगा, माइनॉरिटी रेशियो 0% रहेगा। और माइनॉरिटी रेशियो अगर 0% आता है
तो हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नील आएगा, उसमें कैलकुलेशन नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने जो सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अगले वीडियो में हम टाइप नंबर नेक्स्ट ओनली, तो ज्यादा इजी है तो यहाँ पे ज्यादा एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। तो टाइप नंबर 2 हम यहाँ पर लेंगे, पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी कैसी बनती है और उसका कैलकुलेशन कैसा रहता है, तो ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं।